बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बेसिक मतलब टॉपिक है थेरेप्यूटिक्स में, वो है पीएनएफ मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये हमारे पास क्लिनिकल साइड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इन तीन वर्ड्स की, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, तीन वर्ड्स है, अगर हम इसकी हम जान गए कि ये क्या मतलब है प्रोप्रियोसेप्टिव का, न्यूरोमस्कुलर का और फैसिलिटेशन का, तो सारा टॉपिक इजी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। अब हम आते हैं पीएनएफ की तरफ। ये तीन वर्ड से बना है, प्रोप्रियोसेप्टिव, न्यूरोमस्कुलर और फैसिलिटेशन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्टिव। Proprioceptive means having to do with any of the sensory receptors that give information concerning movements and position of the body. सिंपल वर्ड से बना है, मतलब हम इसमें डूइंग समथिंग विद प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या चीज है? प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारे पास ऑल ओवर एक किस्म के रिसेप्टर्स है जो कि बॉडी के जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स, इसके अलावा सुपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो सेल्स में, स्किन में होते हैं ना, उस पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो हमारे पास मूवमेंट या मूवमेंट के लिए जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है उसको ये डिटेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव की बात तो खत्म हो गई, अब न्यूरोमस्कुलर आ गया। तो इसमें हमारे पास नर्व्स और मसल दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि मसल और नर्व से बना हुआ है। इसमें क्या आता है कि ये हम मतलब सिंपल वर्ड्स में इस तरह कह सकते हैं कि मसल्स और नर्व्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है ये न्यूरोमस्कुलर कहलाता है। तो ये हमारे बॉडी में तकरीबन 640 तक मसल्स हैं। ये सारे मसल्स मतलब इसके स्पेसिफिक नर्व्स चैनल्स होते हैं जो इसको मतलब बहुत सेंसरी और मोटर सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू ये डिटेक्ट भी करते हैं एक्सटिमुलस को और उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फैसिलिटेशन में ये आता है ना, अब ये इधर यूजेस गिवन है, इससे पहले मैं आपको फैसिलिटेशन बताता हूँ। फैसिलिटेशन मतलब किसी के एक काम को इजी बनाना या एक एक्टिविटी को इस तरह बनाना कि वो कर सके। मतलब क्लिनिकल सेटअप में हम किस तरह फैसिलिटेशन को लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट है, वो खाना खाने के मूवमेंट को मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस लाके और उसको हम इस एबल बना रहे कि वो इजीली अपना मतलब हाथ है वो मुंह तक ले जा सके और वो खाना खा सके। तो इसमें हम क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ इस तरह एक्टिविटीज और ऐड करेंगे और कुछ इस तरह एक्टिविटीज को नेग्लेक्ट करेंगे ताकि इसका ये जो खाना खाने का जो मूवमेंट है ये उसके लिए इजी हो जाए। तो ये हम क्या करेंगे? उसको फैसिलिटेट करेंगे, इसके लिए ये मूवमेंट इजी बनाएंगे, डुएबल बनाएंगे। सही है। अब इस दर सेकंड स्लाइड जो फोर्थ नंबर स्लाइड पे है, इस पे हमारे पास गिवन है यूजेस। मतलब ये किस तरह मतलब किस पीएनएफ किस चीज में हमारे पास यूजेस होते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन यूज है वो स्ट्रेंथ और स्ट्रेच में है, पर इधर कुछ और भी गिवन है जो कि है एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। स्ट्रेंथ में किस तरह होता है, एंड्योरेंस में किस तरह, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, ये सारे हमारे पास अलग अलग टॉपिक है। पर इतना हम जान ले कि क्लिनिकल सेटिंग्स में हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम पीएनएफ, हर पहले ये होता था कि हम जिस तरह न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस होते हैं जैसा कि स्ट्रोक हो गया, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं पीएनएफ उसमें जस्ट यूज होता था। पर अब इस तरह होता है कि हर कंडीशन में, चाहे वो न्यूरोमस्कुलर हो, चाहे वो जस्ट ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हो, या इवन के वो पीड्स और गायना की तरफ भी ये हमारे पास मतलब जाता है, ये पीएनएफ उसमें भी यूज होता है। ट्रीटमेंट पे वो पीएनएफ की तरफ है। तो स्ट्रेंथ में भी हम ये इसको यूज करते हैं, इसके अलावा एंड्योरेंस में भी करते हैं और मसल कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल एक मसल हमारे पास वीक है और उसी साइड पे एक मसल हमारे पास क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, और एक मसल की सप्लाई डैमेज हुई है, कोई ट्रामेटिक इंजरी आई है या जो भी उसका रीजन है बिहाइंड, उसकी वजह से वो मतलब वीक हुआ है, वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल है उस पे इतना हम मतलब काम करेंगे सकता है कि वो जो वीक मसल है वो अपना काम मतलब दोबारा एडॉप्ट कर ले। दोनों पे हम इतना काम करेंगे, इस तरह एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इस तरह एक्सरसाइज शेड्यूल देंगे ताकि वो दोबारा से मतलब नॉर्मल साइड पे आ जाए। वो किस तरह होता है उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सही है। तो इसके ये चार मेन यूजेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। सही है, तो इसमें ये हम पीएनएफ को यूज करते हैं। अच्छा, इस इधर है कि टू प्रोड्यूस फंक्शनल मूवमेंट्स इन मोटर आउटपुट। जो हमारे पास मोटर आउटपुट मतलब हमारे पास, मैंने कहा ना कि स्टिमुलस क्या करता है कि प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ जाता है, उधर से दोबारा मतलब उस पर कमांड्स आते हैं और
उसके जो मोटर सप्लाई होती है नर्व का, उसको मतलब स्टिमुलेट करके बॉडी एक प्रॉपर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास सारा हम पीएनएफ में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड कैन बी अ वाइटल एलिमेंट इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। इधर हमारे पास मेंशन है कि स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी, बट हम इसको, मैंने एक बताया ना कि न्यूरोलॉजिकल से लेकर ऑर्थोपेडिक, पीड्स, गायना, सब में हम यूज कर सकते हैं मॉडर्न स्टडीज के मुताबिक। अच्छा, बेसिक प्रोसीजर्स फॉर फैसिलिटेशन, इधर हमारे पास वो प्रोसीजर्स मतलब मेंशन है जो कि हम क्या करते हैं पीएनएफ में यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट पे गिवन है वो रेजिस्टेंस है, उसके बाद है रीइंफोर्समेंट मतलब स्ट्रेंथनिंग, फिर मैनुअल कांटेक्ट, बॉडी पोजीशन एंड बॉडी मैकेनिक्स, वर्बल स्टिमुलेशन मतलब कमांड्स हम देते हैं, विजन, ट्रैक्शन, स्ट्रेच, टाइमिंग, पैटर्न्स। ये सब अब हम एक एक पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है, इसमें क्या रोल होते हैं, इसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, इसके डिफिनीशंस, इंट्रो थोड़ा बहुत देंगे। सही है। अच्छा, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस बेसिकली इधर स्लाइड में मेंशन है, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड ड्यूरिंग एन एक्टिविटी मस्ट बी करेक्ट फॉर द पेशेंट्स कंडीशन एंड गोल ऑफ द एक्टिविटी। इधर हम मतलब क्या है कि इस स्लाइड पे मेंशन है कि जो हम अमाउंट मतलब रेजिस्टेंस जितना हम प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को, वो एक तो करेक्ट होना चाहिए डायरेक्शन की कंडीशन से, और वो जो हम गोल, हम एक एक्टिविटी है उसका हम जो मतलब दोबारा रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं जिस एक्टिविटी को, उसके मुताबिक होना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक स्ट्रोक पेशेंट है और उसको तुम 5 kg बंडल हाथ में वो पकड़ा दो, तो इस तरह नहीं होता। आप उस एक्टिविटी के मुताबिक जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उस एक्टिविटी के मुताबिक आप डिजाइन करोगे रेजिस्टेंस को, चाहे वो फिर मैनुअल हो चाहे वो फिर मैकेनिकल हो। मैनुअल मीन बाय मींस ऑफ थेरेपिस्ट ऑन हैंड्स या ऑन बॉडी। सही है, हम खुद प्रोवाइड करेंगे मैनुअली, मतलब उसको हाथों से रेजिस्टेंस देंगे। और अच्छा, सबसे बेस्ट पोजीशन ये है कि आप अपने बॉडी से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो, अपने बॉडी वेट उस पर डालो या उससे ट्रैक्शन की तरफ ले जाओ और उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो पेशेंट को। और इस तरह भी हो सकता है कि आप मैकेनिकल मतलब आजकल मशीन्स आते हैं जिसपे आप मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों सेट करके उसकी थ्रू आप रेजिस्टेंस दे सकते हो। सही है, तो ये भी हमारे पास एक इसको गोल अचीव करने के लिए एक मेथड होता है। अच्छा, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द रेजिस्टेंस डज नॉट कॉज पेन, अनवांटेड फटीग और अनवांटेड इरिटेशन। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, हमें मतलब किस तरह पता चलेगा कि हम रेजिस्टेंस जो दे रहे वो हम सही दे रहे हैं या हम ये गलत दे रहे हैं, इसमें पेशेंट इरिटेट तो नहीं हो रहा, अनवांटेड फटीग तो नहीं हो रहा। एक तो नॉर्मल फटीग होता है, हर मसल को यूज करने से उसमें फटीग आएगा, या पेन तो नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हम उसके एल्बो फ्लेक्जन पे हम उसको फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो हम पेशेंट को बार बार जज करेंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे रेजिस्टेंस के दौरान कि उसे इससे पेन तो नहीं हो रहा या उससे एक्स्ट्रा फैटीग तो नहीं हो रहा, या इसके अलावा हम उसको कहेंगे कि वो इरिटेट तो नहीं हो रहा। सही है, तो ये चीजें हम देखेंगे। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहा है मतलब उसे इरिटेशन हो रही है, सही है, वो नहीं कर सकता, हम उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये इरिटेशन में आ रहा है, या उसे इतना फटीग हो रहा है कि वो मतलब उसका हाथ बिल्कुल डाउन हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फटीग नॉर्मल है, नॉर्मल फटीग आएगा, एक मसल को आप उस पर काम करोगे, उस पर यूज करोगे तो उस पर फटीग आएगा। पर ये अनवांटेड फटीग की बात हो रही है। अनवांटेड मीन हम नहीं चाह रहे कि इधर फटीग हो, हम इतना रेजिस्ट दे ही नहीं रहे कि वो फटीग की तरफ जाए, फिर भी उधर फटीग प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मींस हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा या तो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस गलत है, या हम रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, ओवरलोड हम कर रहे हैं, तो ये हमने नहीं करना। या उसमें पेन हो रहा है, तो पेन मींस अगेन हम डायरेक्शन की तरफ जाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस का जो डायरेक्शन हो वो गलत होगा अगर इधर पेन हो रहा है। सही है, तो ये तीन चीजें हम ध्यान में रखेंगे। बोथ द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट शुड बी अवॉइड ब्रीथ होल्डिंग। इधर ये है कि ना तो थेरेपिस्ट को ये करना चाहिए कि अपनी सांस रोके, ना ही पेशेंट। इसको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे आपको मतलब इधर मेंशन है कि हम कंटिन्यूअस कंट्रोल्ड इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन करेंगे। किस तरह करेंगे कि जिस तरह हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं ना, उससे थोड़ा मतलब ये तो हम इस तरह करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम सांस ले रहे होते हैं, मतलब हमारा ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आते हैं ना। पर हम कंट्रोल किस तरह करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता से हम सांस लेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे और उस तरह आहिस्ता से हम छोड़ेंगे। सही है, कंप्लीटली हम ट्राई करेंगे कि हमारा जितना भी ईयर अंदर है वो एक्सहेल हो जाए कंप्लीटली।
और फिर इनहेलेशन में क्या करेंगे कि हम एक लंबा सांस इस तरह लेते हैं ना, तो उस तरह हम ट्राई करेंगे कि लंबा लंबा सांस ले। तो इसको कंट्रोल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कहते हैं, कि बोथ पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों हम ये ट्राई करेंगे कि हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से और कंट्रोल करें। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है ना, वो डिक्रीज नहीं होती कंट्रोल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से, जिसकी वजह से हमारे पास एक बेनिफिट आता है। हमने अभी फैटीग की बात की ना, तो फैटीग में जब हमारे पास ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा तो पेशेंट मतलब एग्जॉस्ट नहीं होगा। जब पेशेंट एग्जॉस्ट नहीं होगा तो मतलब हमारे पास जो एक्टिविटी हम अपना गोल जितना अचीव कर रहे हैं, जितनी रिपीटिशन हमने करनी है, तो वो हम इजिली फिर परफॉर्म कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट एग्जॉस्ट हो गया तो फिर ये हमारे पास मुश्किल हो जाता है कि हम उससे एक एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे। फॉर एग्जांपल आप एल्बो पे फ्लेक्शन करें और हम आपको रेजिस्टेंस देंगे, तो ये सब चीजें हमारे पास फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसके अब रेजिस्टेंस के मतलब कुछ थेरेप्यूटिक गोल्स है। थेरेप्यूटिक गोल्स मतलब हम इससे क्या क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं। तो वो कुछ इस तरह है कि अगर हम रेजिस्टेंस को ट्रीटमेंट में यूज करें तो वो क्या गोल हमारे पास देंगे। तो वो कुछ इस तरह है कि फैसिलिटेट द एबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक मसल है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, मींस बाय मींस ऑफ उसकी नर्व सप्लाई डैमेज है, या बाय मींस ऑफ सम हाउ उसने बेड रेस्ट इतना किया है कि कॉन्ट्रैक्चर्स पैदा हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्ट्रेच और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। तो बहुत पीएनएफ रेजिस्टेंस की तरफ अलग है, जो हम मतलब स्ट्रेंथन करते हैं, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। और स्ट्रेचिंग पीएनएफ अलग होता है, उसके लिए अपने मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। पर इधर जो पॉइंट मेंशन है वो कि फैसिलिटेट द एबिलिटी टू मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब की कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी होती है उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, उसको डूएबल बनाते हैं और इजी बनाते हैं। इंक्रीज मोटर कंट्रोल एंड मोटर लर्निंग। जो हमारे पास उस पेशेंट का मोटर कंट्रोल होता है, उसकी ग्रिपिंग पावर हो गई, उसकी मूवमेंट जो प्रोड्यूस करने की जो पावर है, या सही डायरेक्शन में, या कोऑर्डिनेटर मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं उसमें, मतलब और वो ला सकते हैं, इजीली बना सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा मोटर लर्निंग, एक पेशेंट है कि वो एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी एक एक्टिविटी अब नॉर्मल है, तो हम उस पे काम करके वो उसको दोबारा मतलब लर्न करा के उसके लिए इजी बना सकते हैं। हेल्प द पेशेंट गेन एन अवेयरनेस ऑफ मोशन एंड इट्स डायरेक्शन। अब इधर आ गई डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन मीन मैंने बताया ना कि एक पेशेंट है वो मुंह तक हाथ नहीं ले जा सकता, स्ट्रोक पेशेंट है, तो हम किस तरह उसके कुछ मसल पे काम करके वो जो मसल काम नहीं कर रहे, मतलब मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उनको हम किस तरह दोबारा मतलब ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन करेंगे, दोबारा एजुकेट करेंगे कि हाँ आपने भी ये मूवमेंट करना है दोबारा। तो उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करा करा के उसको क्या करेंगे कि ये अवेल कराएंगे कि हाँ आपने ये मोमेंट प्रोड्यूस करना है। तो वो क्या करेगी, खुद ब खुद विद पैसेज ऑफ टाइम दोबारा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, मोटर सप्लाई दोनों। और इसके अलावा जो मतलब ऑलरेडी हमारे पास मूवेबल मसल्स है जो काम करा रहे हैं, उस पे और काम करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि वो मूवमेंट जो नहीं हो सकता, पेशेंट नहीं परफॉर्म कर सकता, वो हमारे पास इजीली वो परफॉर्म कर पाए। सही है। तो इसमें डायरेक्शन की हम मतलब एक अच्छा वो है हमारे पास, पीएनएफ एक अच्छा साइड है कि हम किसी पेशेंट का डायरेक्शन इससे ठीक करें। इसके अलावा इंक्रीज स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस हम देंगे तो जाहिर बात है कि उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अब इधर हमारे पास इसका एग्जाम्पल है कि हम किस तरह मतलब वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं। रेजिस्टेंस फॉर लर्निंग अ फंक्शनल एक्टिविटी लाइक स्टैंडिंग अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस हम किस तरह दे सकते हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो स्टैंड करना चाहता है, फॉर सिटिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन वो स्टैंडिंग की तरफ जाना चाहता है। तो वो किस तरह हम उसको ये लर्न कराएंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी बात हो रही है, पेशेंट की बात हो रही है, तो उसको हम किस तरह लर्न कराएंगे कि आप सिटिंग से किस तरह मतलब स्टैंडिंग में जाएंगे। आर गोइंग डाउन द स्टेयर्स, या आप सीढ़ियों पे किस तरह मतलब आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये भी आ गया। अ गाइडेंस रेजिस्टेंस टू टीच द पेशेंट टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज। उसको हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे, और इसके अलावा अलावा मतलब हम उस पे उसके मसल्स पे काम करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से उसके मसल्स की जो रेजिस्टेंस और जो स्ट्रेंथिंग पावर होती है वो हम मेंटेन करके उसके बाद उसके कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे काम करेंगे। तो वो उसके बाद एबल होगा कि हाँ वो सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जाए, और या सीढ़ियों की मतलब सीढ़ियों पे उतरे।
तो ये चीज क्या है, ये दोनों मूवमेंट्स, तो बहुत कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और स्ट्रेंथ, ये तीन चीजें इनके लिए रिक्वायर्ड है। अगर एक पेशेंट है उसका बैलेंस आउट है, तो वो किस तरह वो खड़ा होगा जब स्टैंडिंग पोजीशन से, तो वो गिरेगा इधर उधर। तो इसलिए हम उसके मसल्स पे इतना काम करेंगे ताकि उसका बैलेंस और उसका स्ट्रेंथ इतना हो जाए कि हाँ ये खड़ा हो सके। अच्छा, रेजिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल इज इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है ताकि हम उसके मसल को क्या करें, स्ट्रेंथन बनाए। अब अगर हम एक मसल पे काम करना चाहते हैं तो उसको हम पहले तो उसकी, अगर हम देखेंगे कि इधर कोई कॉन्ट्रेक्चर वगैरह तो नहीं है या इसकी रेंजेस में कोई कमी तो नहीं है, तो पहले हम उसके अगर रेंजेस या कॉन्ट्रेक्चर्स पे उसमें है तो पहले उसमें हम पीएनएफ स्ट्रेचिंग इसकी तरफ जाएंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ, अगर वो मतलब कोई कॉन्ट्रेक्चर नहीं है, कोई रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर पीएनएफ रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, स्ट्रेंथिंग की तरफ जाएंगे। तो उस मसल के स्ट्रेंथ पे हम काम करेंगे, उसके बाद मतलब ये एक एक्टिविटी के लिए सही हो जाएगा, एबल हो जाएगा। मतलब दोनों में हमारे पास रेडिएशन शो होता है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्शन हो या रिलैक्सेशन हो। इन दिस साइनर्जिस्ट, ये हमारे पास वो साइनर्जिस्टिक वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास एक मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं, सही है। एक होते हैं एगोनिस्ट जो कि स्टार्ट पॉइंट में होते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरी मूवमेंट को, फिर साइनर्जिस्ट आते हैं जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं कि हाँ आप ये मूवमेंट परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल हम इधर मिसाल लेते हैं कि एक पेशेंट है, वो हमारे पास शोल्डर में एबडक्शन है, वो अप टू 60 डिग्री लाता है और उसके बाद वो नहीं ला सकता। तो मींस हमारे पास उसके डेल्टॉइड तो काम कर रहा है पर उसके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं तो वो काम नहीं कर रहे। मींस किस लिए, वो 90 डिग्री तक अपना हाथ एबडक्शन में लाता है, उसके बाद नहीं लेके जा सकता। तो उसके किस चीज में प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ में, जाहिर हो गया ना। क्यों? क्योंकि डेल्टॉइड तो अपना काम कर लिया, उसने तो 90 डिग्री तक हाथ ले आया एबडक्शन में। इसके बाद जो ऊपर ले जाता है तो वो कौन करता है, वो रोटेटर कफ करते हैं। रोटेटर कफ इधर क्या रोल प्ले करते हैं, वो एक तो स्केपुला को स्टेबलाइज करता है नीचे की तरफ, दूसरा वो यही जो हमारे पास वो है डेल्टॉइड मसल है, इसके साथ उसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इसको पीछे की तरफ और पुल करता है। वो तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर वो और भी पुल कर लेता है, जिसमें वो फुल रेंज ऑफ मोशन हमारे पास इधर वो मतलब हम रिसीव कर लेते हैं। रिस्पॉन्स इज इंक्रीज एज स्टिमुलाई इंक्रीज इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। हमारे पास जो रेडिएशन के मतलब उसके मुतनाज़िम में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जिस तरह हम मतलब स्टिमुलाई को इंक्रीज करेंगे, उसमें हमारे पास इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों मैटर करते हैं। अगर हम इंटेंसिटी कम रखेंगे, ड्यूरेशन ज्यादा रखेंगे, तो मीन हम स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इंटेंसिटी कम रखेंगे और ड्यूरेशन ज्यादा रखेंगे और स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी कम रखेंगे, तो मीन हम किस की तरफ जा रहे हैं, एंड्योरेंस की तरफ। और इंटेंसिटी ज्यादा है और ड्यूरेशन कम है तो इट मींस हम स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे पीएनएफ की ट्रेनिंग में। अच्छा नेक्स्ट, reinforcement. Reinforce as defined in Webster dictionary is to strengthen by fresh addition और मेक स्ट्रोंगर, सही है। तो इधर मतलब दो मीनिंग्स इसके अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी इधर मेंशन है कि मतलब एक स्ट्रेंथिंग हम कर रहे हैं पर उसमें कुछ हमारे पास इस तरह हम एडिशन करें कि उसकी स्ट्रेंथिंग पावर और भी ज्यादा हो जाए। या एक मसल है उसको हम और किस तरह स्ट्रोंगर बनाएंगे, एक मूवमेंट है उसमें मसल कोऑर्डिनेशन को हम किस तरह और स्ट्रोंगर बनाए कि वो मूवमेंट अच्छी तरह से परफॉर्म हो जाए। The therapist directs the reinforcement of the weaker muscle by adding amount of resistance given to the stronger muscle. ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि हम री एनफोर्समेंट करते हैं। किस तरह, मतलब एक मसल हमारे पास वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो हम वो जो स्ट्रॉन्ग मसल है उस पर हम और काम करते हैं ताकि वो उसकी वजह से वो जो वीक मसल है उसे भी मतलब हमारे पास स्ट्रेंथिंग पावर आ जाए। वो किस तरह आते हैं उसको, मतलब एक किस्म की काउंटर इरिटेशन होती है सही है कि एक मसल हमारे पास वीक है, दूसरा हम वो है स्ट्रॉन्ग है, तो हम स्ट्रॉन्ग मसल को टारगेट करते हैं इधर। उसके बाद वीक को, पहले हमारे पास जो एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले स्ट्रॉन्ग मसल को टारगेट करें। अच्छा, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ मस्कुलर रेस्पॉन्सेज। हम जितना हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हमारे पास मस्कुलर रेस्पॉन्सेज भी इंक्रीज होंगे।